अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से और उसके जो मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं क्या। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपकी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि आपकी एक पर्सन से, अगर एक पर्सन अफेक्टेड है या एक बंदा अफेक्टेड है तो उससे दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होती। ये नॉन इन्फेक्शस होती हैं, एक बंदे को हो जाए तो उससे दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होती। हाँ, कुछ इसके जब हम जेनेटिक डिजीज़ की बात करते हैं तो वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आता है। लेकिन ये है कि इसको आप इस सेंस में फिर कह सकते हैं कि एक बंदे से दूसरे बंदे में आ गए। लेकिन अब देखेंगे स्ट्रिक्टली वो आपकी जो डिज़ीज़ है वो, अगर एक बंदे को शुगर है वो किसी दूसरे को हाथ देगा तो उसको शुगर अल्लाह खुदा ना खास्ता नहीं होगी। तो ऐसे किस्म की जो बीमारियाँ हैं उसको हम नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी जो भी होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक रहती हैं या ज़्यादा टाइम के बाद अकर होती हैं। उसके अलावा ये क्रोनिक होती हैं। क्रोनिक का मतलब यही है कि कोई ऐसी बीमारी जो काफ़ी टाइम तक रहे या काफ़ी टाइम के बाद आके लगे, और तो ये आपका क्रोनिक का अगर से मुराद ये है। बेसिक यही है कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी ये डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो वन बाय वन हम हर फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक आपका फैक्टर आ जाता है। जेनेटिक खानदानी बीमारी, अगर आपके कोई ख़ानदान में ऐसा कोई बीमारी है तो वो फिर आपकी इन द जीन्स वो ट्रेवल करती है। मतलब कि एक अगर आपके आबा अजदाद में से किसी को शुगर थी और जेनेटिकल डिसऑर्डर था तो वो फिर आगे आगे आके ट्रांसफ़र होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी जनरेशन में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे जैसे हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो जेनेटिक है वो दो हैं ज़्यादातर। एक तो शुगर पाई जाती है, दूसरी किडनी स्टोन का। किडनी स्टोन का तो मैं खुद भी जो है ना वो मुझे भी प्रॉब्लम है, तो मैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा जानता हूँ। आप देखें कि हमारे घर में जो न्यूट्रिशन होती है या डाइट जो होती है वो सबके लिए सेम होती है, लेकिन मेरे जितने भाई हैं या बहनें हैं मेरी, वो भी वही न्यूट्रिशन खाती हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मैं वही न्यूट्रिशन मैं खा रहा होता हूँ तो देयर इज़ अ टेंडेंसी एंड एबिलिटी इन माय जीन्स टू टू मेक द किडनी स्टोन्स, एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। आई डोंट नो अप टू हाउ मच टाइम आई विल बी सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज़, बट इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। शुगर भी आपके जेनेटिक्स में आ जाता है। कलर ब्लाइंडनेस आपकी जेनेटिकल डिजीज़ में आ जाती है। एक बंदे अगर पेरेंट्स में हो तो थैलेसीमिया आपकी वो भी ट्रेवल करती है। और भी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो कि जेनेटिक हो सकती हैं और वो आगे एक ऑफ स्प्रिंग से एक जनरेशन में ट्रेवल करती हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जिसमें हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम काम करना छोड़ दे, तो उन डिजीज़ को हम फिजियोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं। आमतौर पे आप देखते हैं कि डायबिटीज़ में हमारे पेनक्रियाज काम करना छोड़ देते हैं, तो ये भी एक किस्म की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और अब देखें, लेकिन देखें कि ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप अगर किसी के साथ खाना खाते हैं या कोई आपका टॉवल लेता है या कोई आपका कोई कांटेक्ट होता है, इधर इवन सेक्सुअल कांटेक्ट भी हो, तो भी वो शुगर जो है वो ट्रांसफ़र उस बंदे में नहीं होगी। उसके बाद लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल में मैं जब बात करूं तो फिर मैं अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग और एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल भी साथ में ही डिस्कस करता हूँ। अब देखें कि लाइफ स्टाइल जो है वो इट प्लेज रियली वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ वेरी 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 वाइटल। अब हम कितना टाइम सोते हैं और हमारे सोने के औकात क्या हैं, हम कितनी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट खेलते हैं या वॉकिंग करने या सुबह जो है वो कोई अगर योगा करना चाहता है तो वो कितनी देर करता है, मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वो कौन सी करता है, सोता कितना टाइम है, और उसकी जो है वो नॉर्मली उसकी खाना, उसका है डाइट उसका क्या है, वो ये भी इसकी लाइफ स्टाइल में आता है। स्मोकिंग करता है नहीं करता, ये भी इसकी लाइफ स्टाइल में आता है। और क्या वो ड्रंकार्ड, ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करता है नहीं, ये भी उसके लाइफ स्टाइल में आता है। अब देखें कि अनहेल्दी डाइट को हम सिर्फ इसमें से पहले थोड़ा सा अनहेल्दी डाइट को टच करते हैं। अनहेल्दी डाइट की जब हम बात करते हैं तो आप देखें कि
हमारे पास जब एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो की जा रही होती हैं, तो वहाँ पे हम पता नहीं कितने किस्म के फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो कि जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी क्रॉप्स के ऊपर और हमारी ज़मीन के ऊपर। फिर वो ज़ाहिरी बात है, उनमें से कुछ ऐसे अपना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं जो कि बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्रॉप्स में। फिर जब आप उन क्रॉप्स को यूटिलाइज़ करते हैं या कोई एनिमल उसको यूटिलाइज़ करता है, तो दैट बिकम द पार्ट ऑफ दैट एनिमल और दैट ह्यूमन, और फिर वो आगे चीज़ ट्रैवल करती है। ये एक अलग से एक है। लेकिन आप देखेंगे ये भी लाइफ स्टाइल में भी आ जाती है अनहेल्दी डाइट। दूसरी आप अनहेल्दी डाइट को ये लें कि हम ज़्यादातर फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा रिलाय करते हैं। मतलब आप देखें कि हमारे काफ़ी सारे जो नौजवान या बच्चे आप ले लें, तो वो फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नॉर्मली अगर घर में खाने पक भी रहे होंगे तो भी उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो फास्ट फूड को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप देखें कि आप में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और ये जो चीज़ें हैं, फैट्स हैं, ये बढ़ते जाते हैं। ये चीज़ें फॉर द टाइम आपको अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन उसके हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर डाइट की बात करें तो इसमें आप देखें कि अभी तो आजकल हमारे पास हाइब्रिड क्रॉप्स इतने आ गए हैं, हम हाइब्रिड क्रॉप्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिनमें जिनमें कि रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है। मतलब आप उन क्रॉप्स को सिर्फ आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ अगेन एन सेपरेट डिबेट की जिसमें हम भी मैं नहीं जाना चाह रहा। हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से जाएंगे। तो आप देखें कि अनहेल्दी डाइट लाइफ स्टाइल का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं नहीं करते, अगर आप करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपका फैट कंज्यूम होगा, आप पे ओबेसिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या आपको बहुत सारी और डिजीज़ों से आप बच सकते हैं। आप फिज़िकली एक्टिव रह सकते हैं, आपका दिमाग भी अप्रोप्रिएटली काम करेगा। तो लाइफ स्टाइल का जो एक मेजर रोल है, ज़ाहिर बात है, इंसान की ज़िंदगी में और बीमारियों के हवाले से भी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इसके ऊपर बंदा जितना इसको चाहे इसको उतना जो है ना एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन मैं बुलेट्स में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो। अब देखिए, इन्वायरमेंट पे सबसे पहले वेदर की हम बात करते हैं। अब हमारे पास कभी कभी वेदर ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि इस स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कभी वेदर बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो उसमें भी हमको फ्लू के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। डिफरेंट वायरसेस या बैक्टीरियल डिजीज़ वो ज़्यादा फास्टली अपना ट्रांसफ़र होती हैं, और ज़्यादा कोल्ड लगने से इंसान को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ वेदर के हवाले से बताया। इसके अलावा हमारे पास जिस जगह पे हम काम कर रहे होते हैं, हमारा ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट, तो वो अगर आप सपोज़ करें कि वो एक आपका जो इन्वायरमेंट है, ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, वहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है, तो आप क्या इनहेल करेंगे? कार्बन डस्ट सूट पार्टिकल्स आप इनहेल करेंगे। आप उसमें हो सकता है कुछ फ्यूम्स इनहेल करें, हो सकता है अगर माइनिंग इम्प्रॉपर हो तो उसमें और भी वेरियस किस्म के केमिकल हो सकते हैं, तो वो आप इनहेल करें। तो मतलब आप फिर इससे क्या होगा, आपके लंग्स बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं। और एक स्टडी भी की गई थी कि जो कोल माइनिंग या माइनिंग में, अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करने वाले जितने भी बंदे होते हैं, उनका लाइफ स्पान नॉर्मल बंदों से थोड़ा सा कम होता है। तो वाई इट इज़ सो, बिकॉज के वहाँ पे उसकी जो हेल्थ है ओवरऑल वो अफेक्ट हो रही होती है उससे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आप देखें कि कोई बंदा अगर एस्बेस्टोस की किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको एस्बेस्टोसिस हो जाती है। किसी लेबॉर्ट्री में काम करता है और उसका जो है वो एक्सपोजर ज़्यादातर केमिकल से है, तो वो फ्यूम्स वो इनहेल कर लेता है। फिर उस फ्यूम से उनको वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकती है, या वो अपना सेंस ऑफ स्मेल लूज़ कर सकता है, या उसको चक्कर आ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है और काफ़ी सारे ऐसे हैं हमारे केमिकल। अभी मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो अगर आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर डेफिनेटली वो इफेक्ट करेंगे। कोई हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री या पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसका ज़रूर जो है वो आपका होगा, हाइड्रोकार्बन से उसका ताल्लुक़ होगा, वहाँ पे उसको वो अफेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल लैब्स में ज़्यादातर जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट सेफ्टी यूज़ नहीं करते। अब मैंने एक दो बंदों से पूछा भी था, उन्होंने कहा था कि एक्सरे टेक्नीशियन आम तौर पे बंदों से मतलब तकरीबन उनका ये होता है कि वो थोड़ा जल्दी जो है ना उनकी डेथ हो जाती है। अब एक्सरे ज़ाहिर बात है अगर ज़्यादा इंटेंस हों तो वो म्यूटाजेनिक तो हैं ही, सही है ना। तो आप देखें कि ये भी है, अगर आप एक्सपोजर आपका रेजिस के साथ ज़्यादा है तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं।
आपकी डिजीज़ में, फिर आपकी आप देखें कि इन्वायरमेंट में फिर वाटर की क्वालिटी आ जाती है। बहुत सारी आपकी डिजीज़ जो हैं उनका लिंक ही वाटर की क्वालिटी के साथ है कि कौन से केमिकल ऊपर है नीचे, फिर उसके हिसाब से वो डिजीज़ होती है। किसी पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होगा तो दांतों या हड्डियों के मसाइल ज़्यादा होते हैं। अगर किसी पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है तो वहाँ पे उनको स्किन कैंसर, क्रोनिक स्किन कैंसर हो सकती है। और किसी पानी में आप देखें कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं पानी के हवाले से, जो कि एयर के हवाले से बहुत सारी हैं। इवन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे दुनिया के दो मेरे ख्याल से टॉप नंबर पे वो ममालिक हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन भी एक वन ऑफ द इन्वायरमेंटल में ही डिस्टर्बेंस की वजह से आपका वो एयर पोल्यूट होती है। अब उसमें आप पोल्यूटेड एयर को कंटिन्यूसली इनहेल करते हैं, आप डस्ट पार्टिकुलेट मैटर को आप इनहेल करते हैं। अब देखिए सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर ही कितनी सारी रिसर्च की जा चुकी है कि वो कैसे कैसे हमारी बॉडी को जो है ना वो नुकसान पहुंचाता है, या वो कैसे हमारी अगर उसकी साइज़ कम है तो और ज़्यादा वो ब्लड स्ट्रीम का ऐसा बन जाता है। एक चीज़ ये आ जाती है, फिर वो उस पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर, उसको हम एरोसोल भी कहते हैं, उसके ऊपर अगर कोई पॉइजनस कोई मेटलिक कंपाउंड अटैच्ड हो तो एक अलग से एक कहानी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो हमारे जब पार्टिकुलर मैटर की साइज़ बहुत कम होगी और उसके ऊपर कोई सब्सटेंस अटैच होगा तो पहली बात तो ये कि पार्टिकुलेट मैटर की साइज़ कम होने की वजह से वो डायरेक्टली हमारे लंग्स के बिल्कुल इन द डीप चला जाएगा, जहाँ पे वो ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ब्लड के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो वो पॉइजनस सब्सटेंस वो आपके ब्लड को जो है वो पॉइजनस कर देगा। तो अल्टीमेटली आपको जो है वो फिर अफेक्ट करेगा। ज़ाहिर बात है, ब्लड में अगर आपको कोई पॉइजनस चीज़ आ गई है तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट यू। उसके बाद आप देखें कि नॉइज़ पोल्यूशन के हवाले से बहुत सारा आप देखिए ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की जा रही है। इवन ओबेसिटी को कनेक्ट किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को कनेक्ट किया जाता है नॉइज़ के साथ, मिसकैरेजेस को कनेक्ट किया जाता है नॉइज़ पोल्यूशन के साथ, डेफनेस और परमानेंट ईयर लॉस। ये तो एक वाज़ेह इफेक्ट है उसके कि आपका परमानेंट ईयर लॉस होगा, डेफनेस होगी, या ईयर आपके ईयर ड्रम अफेक्ट होंगे, आप इरिटेंट ज़्यादा होंगे, आप एग्रेसिव ज़्यादा होंगे, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ये आपके सारे सिर्फ नॉइज़ के रिलेटेड, और नॉइज़ इज़ द वन ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मुझे अगर एट द एंड टाइम मिलता है तो मैं इस हवाले से आपको एक और वीडियो भी बना दूंगा जिसमें कि हम मज़ीद जो है वो इन्वायरमेंटल उसको कवर करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। लेकिन अभी तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन काफ़ी है।